So dear students, welcome again in this lecture room. तो आप जानते हैं कि हम ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो डिस्कस करते आ रहे हैं, तो इसमें हमने बहुत से सब हेडिंग्स या टॉपिक्स डिस्कस किए। तो उसमें जो आज का टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ डेवलपमेंट। तो पहले अगर मैं ये बताऊं, ग्रोथ हमने पढ़ लिया, तो ग्रोथ को हमने डिफ़ाइन किया, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें प्लांट का साइज़, प्लांट की लेंथ, प्लांट का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है या इसमें चेंजेस होते हैं। दो चेंजेस आर इरिवर्सिबल, तो वो दोबारा वापस वो चेंजेस मतलब फिर से नहीं आते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज इरिवर्सिबल। तो ये ग्रोथ जो है इसमें मैटर इंक्रीज़ होता है, चाहे प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ हो तो प्लांट का मैटर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ हो तो प्लांट का मैटर ही इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो प्लांट का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, इससे भी प्लांट का मैटर जो है, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ होगी। तो वी कैन से ग्रोथ जो है दैट इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। आप ये लिखिए, पॉइंट नोट कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। ये दिखता है यहाँ पर, दिखता है यहाँ पर, ये ग्रोथ इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। तो इसमें मैटर इंक्रीज होता है। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट जो ये भी प्रोसेस है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन होती है। यहाँ पर सेल्स जब उनका नंबर जो इंक्रीज़ होता है बाय डिवीजन, उनका साइज़ जब इंक्रीज़ होता है बाय एनलार्जमेंट, तो उसके बाद उनका अहम फेज़ जो होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्रेंसिएशन। तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो जो सेल्स हैं दे नाउ स्टार्ट टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, दे स्टार्ट टू परफॉर्म पर्टिकुलर रोल। सो इस बुनियाद पर जो डेवलपमेंट है इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रोसेस। द ग्रोथ इज़ ए क्वालिटेटिव प्रोसेस। ग्रोथ इज़ ए, कभी कभी आ सकता है, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव प्रोसेस, जो डेवलपमेंट है दैट इज़ क्वालिटेटिव प्रोसेस। तो अब हम इस डेवलपमेंट जो है हम इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, तो हम पहले देखते हैं। जब हम यहाँ ले लेंगे सीड ले लेंगे, तो जब हम सीड को सो करते हैं सॉइल में, है ना, मान लो ये सॉइल है, इसके अंदर हमने सीड रखा है, तो सीड का पहला स्टेप जो है दैट इज़ कॉल्ड एज जर्मिनेशन, है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। अब ये सीड जो है जर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इज़ जर्मिनेशन। तो उसके बाद बाकी जब ये प्लांट बनेगा तो प्लांट, इसके बाद ग्रोथ होगा, इसके बाद बाकी पैटर्न जो हैं इसमें होंगे, तो इसके बाद डिफरेंशिएशन होगी या बाकी एस्पेक्ट्स। तो फाइनली देयर विल बी सेनेसेंस। यानी जर्मिनेशन से स्टार्ट होता है अप टू सेनेसेंस। तो सेनेसेंस के बाद यहाँ पर फाइनली डेथ होती है प्लांट की। तो मैं अभी बताऊँ आपको, सेनेसेंस ये टर्म जो है एक्चुअली अगर हम ह्यूमन बींग्स ले लेंगे या एनिमल्स ले लेंगे, इनमें जब बर्थ लेते हैं, बर्थ के बाद इनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसके बाद इनमें एजिंग होती है ना, एजिंग आती है इनके साथ, बुढ़ापा जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनमें एजिंग नहीं आती है। एजिंग के बगैर यहाँ पर और एक स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड है सेनेसेंस। उनमें पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, प्लांट का पार्ट डैमेज हो सकता है, रूट डैमेज हो सकता है, स्टेम डैमेज हो सकता है, लीफ डैमेज हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड है सेनेसेंस। तो मान लो प्लांट का रूट डैमेज हुआ, तो जब प्लांट का रूट डैमेज हुआ उसका मतलब ये मैंने सेनेसेंस में दाखिल हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेथ होगी, है ना। इसके बाद सो इन एनिमल्स देयर इज एजिंग, बट इन प्लांट्स देयर इज सेनेसेंस, देयर इज सेनेसेंस। सो आफ्टर सेनेसेंस देयर इज डेथ। तो यहाँ से लेके सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक जितने भी इवेंट्स आते हैं, जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक इस प्लांट में जितने भी स्टेप्स आते हैं, सो ऑल दीज इवेंट्स दे कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट। क्लियर। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज अ qualitative process
which involves and various events starting from seed germination up to senescence. So all the events starting from seed germination up to senescence in case of plants constitutes their development. Clear? ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन हुई, वो अगर एग्ज़ाम में आया तो आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन। तो अब अगर यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर हम ले लेंगे डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट ये यहाँ पर ग्रोथ होती है ना, प्लांट की जर्मिनेशन के बाद क्या होता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ के बाद इसमें डिफरेंशिएशन होती है या मैचुरेशन होती है ना, डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन। तो हम कहेंगे द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन, इट आल्सो constitutes development. So development is equal to the whole process of growth as well as differentiation or maturation in plants. So this constitutes development. Clear? कभी ये भी आ सकता है growth is equal to or growth refers to, है ना। तो यहाँ पर growth plus differentiation जो है प्लांट में होती है, तो these two process they constitute development. तो अगर ये तो स्टार्ट होती है सेल से पहले, अगर हम देखेंगे जब पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनता है। इसमें कितने सेल्स होते हैं जाइगोट में, ये तो एक सेल का बना हुआ है ना। जाइगोट जब बनता है उसमें सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का होता है। तो उसके बाद क्या होती है, इसमें डिवीजन होती है ना, वो फर्स्ट स्टेप इज डिवीजन। हम यहाँ ले लेंगे, सो यहाँ पर पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। तो इससे क्या होगा, सेल का नंबर जो है इंक्रीज होगा। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से सेकंड स्टेप, जो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है इसमें, उसका ग्रोथ होता है ना, इसका ग्रोथ होता है। हम यहाँ लिखें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये सेकंड स्टेप होता है। तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं सेल इलांगेशन, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स सेल इलांगेशन। तो मैंने आपको बताया जब एक सेल डिवाइड होती है, जब इसमें माइटोसिस में दाखिल होते हैं तो यहाँ पर दो सेल्स बनेंगे हमें, तो सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। तो उसके बाद इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, तो ऑस्मोसिस, तो ये सेल्स एक्सपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल इलांगेशन और सेल एनलार्जमेंट, ये हम इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। क्लियर? तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिफरेंशिएशन, या हम इसे मैचुरेशन भी कहेंगे, इट्स आल्सो कॉल्ड एज मैचुरेशन। मैंने कहा यहाँ तो सेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ, इलांगेशन भी हुई, तो उसके बाद ये सेल्स जो है नाउ दे अंडरगो डिफरेंशिएशन, जो मैंने पढ़ा है डिफरेंशिएशन वो मैंने पढ़ाया आपको। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जब होगी तो ये सेल्स जो है दे विल प्ले पर्टिकुलर रोल। सेल्स मतलब तब तक सेम स्ट्रक्चर होता है इनका, अब उनकी ग्रुपिंग्स होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। कुछ सेल्स आएंगे तो वो वाटर कंडक्शन करेंगे, कुछ सेल्स आएंगे वो उसको प्रोटेक्शन करेंगे, कुछ सेल्स आएंगे वो और एक फंक्शन इसमें करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर और दिस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन और वी कैन से मैचुरेशन। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सेनेसेंस होता है, उसके बाद सेनेसेंस, प्लांट में सेनेसेंस होती है। प्लांट का कोई चाहे मान लो शूट सेनेसेंस, रूट सेनेसेंस, लीफ सेनेसेंस, है ना, वो प्लांट में कभी कभी ऐसा होता है पार्ट्स जो है चाहे रूट हो, लीफ हो, स्टेम हो, डैमेज होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेनेसेंस। तो सेनेसेंस के बाद नाउ देयर इज डेथ, देयर इज डेथ। सो इस सारे प्रोसेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये एक सेल में ले लेंगे, तो हमारी बॉडी जो है सेलों की बनी हुई है, प्लांट की बॉडी है सेलों की बनी है। सो ये जो मैंने एक सेल का बताया
तो अब मैं टिश्यू का भी बता सकता हूँ, ये उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ही सेल डिवीजन होगा तब ही एक ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा। जब ही सेल डिवीजन होगा तब ही उसके बाद सेल एनलार्जमेंट होगा। जब ही सेल डिवीजन होगा या सेल एनलार्जमेंट तब तो डिफरेंशिएशन होगी, तब तो मैचुरेशन होगी। तो उसके बाद इन प्लांट्स में सेनेसेंस होती है एंड फाइनली इट लीड्स टू डेथ। सो अप टू यहाँ पर हम स्टार्ट हुई तो सीड जर्मिनेशन पहले वहाँ पर सिंगल सेल जाइगोट होता है या एम्ब्रियो इसमें होता है मल्टी सेल, तो इस एम्ब्रियो में सेल डिवीजन ही होता है, फिर उसमें डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, रेडिकल बनता है, पेलिम्यूल बनता है, फिर वो बाहर आते हैं, रूट बनाते हैं, शूट बनाते हैं, फिर लीव्स आते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन ही होता है, सेल इलांगेशन ही होता है, ग्रोथ होता है इसमें। तो उसके बाद डिफरेंशिएशन होती है यहाँ पर डिफरेंट सेल दे पर। ना तो प्लांट को वाटर की ज़रूरत है लीफ तक पहुँचाने के लिए, तो एक ग्रुप आएगा वो ट्रैकिड्स बनाएंगे जो मैंने बताया डिफरेंशिएशन में, तो वो इसमें वाटर कंडक्ट। सो फ्रॉम सेल डिवीजन टू दिस सेनेसेंस, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स डेवलपमेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इस यहाँ पर इन प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है। मान लो यही यहाँ पर प्लांट है, ठीक? तो ये प्लांट एक एनवायरनमेंट में होता है, तो ये एनवायरनमेंट जो है प्लांट में प्लांट एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पर ये डिफरेंट पाथ्स फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। मान लो यहाँ पर प्लांट है, तो प्लांट ये किस तरह बढ़ेगा, ये किस तरह मतलब सर्वाइव करेगा, सो ये एनवायरनमेंट के मुताबिक डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा। जिस तरह का एनवायरनमेंट उसे मिले तो अकॉर्डिंगली उसी तरह ये भी अपने अंदर में अडॉप्टेशन मॉडिफिकेशन ला सकता है, ठीक है? तो मान लो ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, है ना? मान लो यहाँ पर ये प्लांट है, हार्ड एनवायरनमेंट है यहाँ पर, तो लीफ की कुर्बानी देनी है यहाँ पर, इसको अपना को मॉडिफाई कर सकता है यहाँ पर। नहीं, एनवायरनमेंट टेम्परेट है, अच्छा खासा वाटर भी है, सारे के सारे सबस्टेंस अच्छे हैं, तो उस वक्त ये इसको मॉडिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अलग से इसमें रह सकता है। सो ये प्लांट जो है आप ये लिखो, इट फॉलोज डिफरेंट पाथ्स, different paths are ways, we can say, according to its environment, यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से हर एक को जीना पड़ता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये यहाँ पर ये नहीं चलती है ना, आप अपने घर में हैं, है ना, तो वहाँ तो आपको अपने घर के हिसाब से चलना पड़ता है। आप तो स्कूल आ गए, यहाँ पर वो नहीं चलेगा घर का, तो आप एनवायरनमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वहाँ आप अपना अंदाज़ है ना, आप घर में आपका अपना अंदाज़ है, यहाँ आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो है ना, सो अलग अंदाज़ है यहाँ पर। तो यू आर आल्सो फॉलोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथ्स अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट। तो इससे क्या होगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ या टू डेवलप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसको हम डायनामिक भी कहते हैं, चेंजिंग प्रोसेस, चेंजेबल है ना। वही इंसान ज़्यादातर कामयाब होता है जो डायनामिक हो, है ना, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बात करे, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से कपड़े पहने, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से बोले सीखे खाना खाए, है ना, तो वो ज़्यादा से हम डायनामिक कहते हैं। तो यहाँ पर प्लांट बेचारा भी ऐसा ही होता है, जब ये एनवायरनमेंट अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करता है, तो ये व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंग इट फॉलोज, तो उसके हिसाब से ये अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है। तो ये प्रोसेस जो ये एबिलिटी जो है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं, यहाँ फ्लक्चुएशन आती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, सो इस एबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ये आप लिखो, प्लास्टिसिटी, इसका कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, यानी द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट, the ability of a plant to develop different types of structures,
इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। प्लांट तो एक ही होता है लेकिन एनवायरनमेंट मुख्तलिफ होते हैं, तो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स अपने आप में डेवलप करता है। क्लियर? यानी प्लांट तो एक ही होता है लेकिन different types of environments are there, so it develops different types of structures in different environment. So this ability is called as plasticity. Clear? तो प्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। हीटेरोफिली, आप लिखो एग्जाम्पल हीटेरोफिली। इस प्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोफिली। हेटेरोफिली मीन्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, फिली मीन्स लीव्स, यानी जो प्लांट जो है ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में या डिफरेंट स्टेज पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स या उनकी शेप चेंज होगी। सो इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट लीव्स, या आप सर देखो, इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। जब एक प्लांट एक स्टेज में उसकी लीफ की शेप एक हो, फिर दूसरी स्टेज में उसकी लीफ की शेप अलग हो, या एक प्लांट एक एनवायरनमेंट में ये शीप की जो लीफ की जो शेप है ये एक तरह की होगी, दूसरे एनवायरनमेंट में ये इट विल बी ऑफ सेकंड टाइप। सो इसे हम हेटेरोफिली कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे हम, कुछ प्लांट्स यहाँ पर है, मिसाल के तौर पर कॉटन, आप लिखो एग्जांपल्स हियर, कॉटन यानी हेटेरोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, और एक है ये बटरकप। तो ये प्लांट्स हेटेरोफिली दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में इन पर स्ट्रेस दिया गया है किस पर? लार्कस पर और बटरकप पर। तो यहाँ पे हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो ये लार्कस पर है, पहले हम डिस्कस करेंगे लार्कस पर। ये प्लांट जब जुवेनाइल स्टेज में होता है, यानी वेजिटेटिव स्टेज में होता है, तो उस वक्त उसके लीफ जो होते हैं उनकी शेप एक होती है। यहाँ पर मैं बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है यहाँ पर, तो दिस टाइप ऑफ शेप इज फाउंड इन दिस लार्कस पर। यानी व्हेन आप इस तरह लिखो, व्हेन इन, इस पर लिखो इन जुवेनाइल स्टेज, in juvenile stage the larkspur या the shape of leaf लिखो in juvenile stage, in आप सर लिखो in juvenile stage, या वेजिटेटिव भी लिख सकते हैं। in juvenile stage the leaves of larkspur have one type of shape, but at maturity the shape of leaves gets changed. The shape of leaves gets changed. यानी ये जो लार्कस पर है, जब ये जुवेनाइल में होता है, जब वेजिटेटिव स्टेज में होता है, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है, यानी अभी इसमें फ्लावरिंग या रिप्रोडक्शन की बात अभी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये इसकी शेप जो लीफ की है एक होती है। तो उसके बाद जब ये अब मैच्योर होता है, तो उस वक्त ये इस जो शेप ऑफ लीफ की है वो चेंज करता है।
सो दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोफिली, है ना, यहाँ पर एक शेप है, वहाँ पर एक शेप है। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बटर कप। बटर कप, तो बटर कप जो है इससे हमें, इसको हम रैननकुलस भी कहते हैं, रैननकुलस बॉटनी में, दिस कॉल्ड एज रैननकुलस, RANN, रैननकुलस। तो इट बिलोंग्स फैमिली रैननकुलेसी। तो ये बटर कप जो है, अगर हम इसको यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट देंगे, यानी लैंड पर इसको कल्टिवेट करेंगे, तो लीव्स की शेप एक होगी। अगर हम इसको टेरेस्ट्रियल के बजाय अब एक्वेटिक कंडीशन में ले लेंगे, वाटर में रखेंगे, तो वहाँ पर लीव्स की शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो आप लिखो, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, in terrestrial habitat the leaves are broad, the leaves are broad, the leaves are broad, but in aquatic habitat or in water, aquatic habitat or in water, the shape of leaves change. Now they do not remain broad. So this is called as heterophily. यहाँ तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये अपने लीव्स की शेप जो है चेंज करते हैं, चाहे जुवेनाइल स्टेज हो, मैच्योर स्टेज हो, चाहे एक्वेटिक कंडीशन हो या टेरेस्ट्रियल, तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। क्लियर हुआ ये प्लास्टिसिटी क्या होता है, ये क्लियर हुआ। अगर हम वो इलास्टिक नहीं, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, एक्सपेंड होता है ना, फिर वापस लेंगे वो अपनी पोजिशन पे आता है, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो प्लास्टिक, है ना। तो यहाँ पर प्लास्टिक कंडीशन जो है इन प्लांट्स में होती है। एग्जाम्पल ले लेंगे हेटेरोफिली, तो ये यहाँ पर लीव जो है इनकी शेप चेंज करता है। क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन तो ना है, यानी कन्फ्यूजन, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? सो अब हमने देखना है जो ये प्लांट्स है, तो इनको नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। आप ये देखो, फैक्टर्स नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो एक प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ दिखाना है ना, नॉर्मल डेवलपमेंट, तभी तो ये क्रॉप देगा, है ना, तभी तो प्रोड्यूस करेगा कुछ ना कुछ। तो इस नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें कौन से फैक्टर चाहिए? तो एक फैक्टर मैंने पहले ही बताया, आप देखो देयर आर टू फैक्टर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। नंबर वन इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, extrinsic factors. Number two is intrinsic factors. Intrinsic factors. ठीक है, तो पहले ये extrinsic है, these are also called as external factors. External, or you can write down environmental factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो ये तो हमने डिस्कस किया, इसमें मैंने बताया नंबर वन एयर, है ना, याद है, नंबर टू वाटर, ठीक, नंबर थर्ड टेम्परेचर, वेरी गुड, नंबर फोर्थ इज लाइट, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स। तो वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, ये हमने डिस्कस किया, तो ये हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, अलबत्ता बताया मैंने, ज़रूरी तो लिखना है यहाँ पर। तो जब ये इनकी मकदार, इनकी अमाउंट अच्छी खासी हो, तो प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर सेकंड इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक
So these are also called as internal factors. ये तो प्लांट के अपने हैं, अंदरूनी मसला है। कुछ फैक्टर्स आर देयर जो इस प्लांट के अपने होते हैं, जो इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी मुतासर करता है। तो अगर ये फैक्टर्स उसके अच्छे मकदार में रिलीज़ नहीं होंगे तो देयर विल बी जो ग्रोथ उनका है इट विल गेट अफेक्टेड। तो ये दे आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक, वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक, सेकंड इज कॉल्ड एज, या जेनेटिक को हम इंट्रासेलुलर भी बोलते हैं, इंट्रासेलुलर जेनेटिक हो, इसको हम इंट्रासेलुलर भी बोलते हैं। सेकंड इज इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर। तो यहाँ पर हम ले लेंगे जो जेनेटिक है, तो एवरीबॉडी, एवरी ऑर्गेनिज्म वेदर इट मे बी एनिमल और इट हैज़ इट्स ओन जेनेटिक सेटअप, है ना। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना जेनेटिक सेटअप होता है, अपना मैकेनिज्म जेनेटिक्स का होता है, जिसके हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो जिस तरह का जेनेटिक सेटअप उसमें हो, जिस तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हो, तो उसी के अंदाज से उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी प्रॉब्लम, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स में देखते हैं कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम्स होते हैं, हेरिडिटी डिजीज़ होते हैं, तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते। सो दीज आर कॉल्ड एज जेनेटिक्स, जेनेटिक और इंटरसेलुलर जेनेटिक फैक्टर्स। तो सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, इंटर मीन्स दैट विद इन द सेल्स है, बिटवीन द सेल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्लांट में कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। सो आप लिखो इंट्रा, दीज इंक्लूड केमिकल सब्सटेंसेस, दीज इंक्लूड केमिकल सब्सटेंसेस। तो इस प्लांट में एक तो एनवायरनमेंट फैक्टर्स है, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स है, तो इसके एडिशन या इसके अलावा यहाँ पर कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं प्लांट में। तो दोज केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। आप ही लिखो, दे आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, मैंने कहा ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो प्लांट में क्या है, ये प्लांट में डिफरेंट पार्ट से रिलीज होते हैं, सिक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मान लो रूट से प्रोड्यूस हुए, जहाँ से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ ये अपना रोल नहीं दिखाते हैं और अपना रोल नहीं परफॉर्म करते हैं। सो प्रोड्यूसिंग साइड हम कहेंगे इसको, जहाँ से प्रोड्यूस होंगे, जहाँ से रिलीज होंगे, रिलीजिंग साइड कहेंगे। तो ये दूसरे पार्ट पर फिर जाते हैं, तो वहाँ पर ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो दैट साइड इज कॉल्ड एज टारगेट साइड, दैट इज कॉल्ड एज टारगेट साइड। जहाँ पर ये अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस साइड को हम टारगेट साइड कहेंगे। तो वहाँ पर ये अपना रोल परफॉर्म करते हैं। आफ्टर देखो डिफिनेशन, द केमिकल सब्सटेंसेस, या इस तरह देखो, द हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस released in various parts of a plant, released in various parts of a plant and are carried to target site, या target sites, and are carried to target sites where they perform their active function. तो यहाँ पर दो फैक्टर्स, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर, उनका मुतबादिल है ना। इंट्रा जो है हार्मोन्स, उनका भी अगर प्लांट में हार्मोन्स कम रिलीज़ होंगे तो हम इसको सिंथेटिक हार्मोन्स दे सकते हैं, तो ये इसकी डिफिशिएंसी ओवरकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइट की कमी हो या वो कुछ की कमी हो, ये भी हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक जो है, जेनेटिक सेटअप, ये हम ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो ये केमिकल सब्सटेंस जो हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। तो ये प्लांट में ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ रेगुलेटर्स। आप लिखो, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन्स
और ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको हम ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहेंगे बिकॉज दे रेगुलेट द ग्रोथ इन प्लांट्स, है ना। तो ये प्लांट में सिंथेसाइज होते हैं, है ना, तो इनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फाइटो। सो आप ग्रोथ हार्मोन लिखो, ग्रोथ रेगुलेटर्स लिखो, फाइटो हार्मोन्स लिखो, नो इशू, क्लियर। अब तो प्लांट में जो है इसमें दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल। रोल के एतबार से, हालांकि इसमें तो 5 है, देयर आर 5 ग्रोथ हार्मोन्स, मगर इनको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। देयर आर 2 कैटेगरीज, देयर आर two categories of hormones on the basis of their role, on the basis of their activity. One जो कैटेगरी नंबर 1 है वो इस प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं, ग्रोथ एनहेंस करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स। आप लिखो, one type of hormones, they promote or enhance or regulate, they promote comma enhance या regulate, they promote or enhance or regulate growth in plants so they are called as growth promoters, growth regulators. These include 2 types. तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आते हैं। वन इज कॉल्ड एज ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स आते हैं इसमें। सेकंड इज कॉल्ड एज जिबरलिन्स, सेकंड इज कॉल्ड एज जिबरलिन्स। तो ये दोनों के दोनों है हार्मोन्स जो है प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम लगता है अपने एप्पल गार्डन में फ्रूट साइज थोड़ा कम है, तो उसके बाद यहाँ पर 3 आते हैं, 2 ही नहीं, एक तो ऑक्सिन, जिबरलिन, थर्ड इज कॉल्ड एज साइटोकाइन। ये आप लिखो, थर्ड इज कॉल्ड एज साइटोकाइन। एंड 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइन, दे प्रमोट और एनहांस ग्रोथ इन प्लांट्स। तो तभी तो आप देखते हैं घरों में, आपने देखा होगा जब प्लांट में फ्रूट साइज, स्पेशली एप्पल्स, यहाँ पर तो एप्पल्स बनते हैं ना, तो जब फ्रूट साइज छोटा होता है हम क्या कहते हैं, तो हम जाते हैं उनके पास, तो वो देता है वहाँ पर दवाई, उस पर लिखा होता है PGR, है ना, लिखा है कि नहीं। दिस आर कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, है ना। तो एक्चुअली ये हार्मोन्स, इसमें ऑक्सिन्स होते हैं, इसमें जिबरलिन्स भी होता है, इसमें साइटोकाइन। तो आपने देखा होगा जब फ्लावर प्रोडक्शन होती है फ्लावर का, जब ब्लूम उनका होता है फ्लावर का, तो उस वक्त हम यही 3 हार्मोन फ्रूट सेट के लिए करते हैं, है ना। स्टार फिक्स, उसमें ऑक्सिन होता है, या प्रोजिब, उसमें जिबरलिन होता है ना, तो साइटोकाइनिन। तो यही हार्मोन इसमें होते हैं, चाहे फ्रूट सेटिंग हो, चाहे इसमें ग्रोथ हो, प्लांट का साइज़ हो, फ्रूट का साइज़ हो, फ्लावर फार्मेशन हो, फ्रूट प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं। सेकंड टाइप जो है वो कभी कभी क्या होता है, एनवायरनमेंट में कभी कभी सिट्रस होता है, वाटर की कमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस वक्त अगर वाटर लॉस प्लांट से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, प्लांट को डैमेज होगा, ये मर सकता है, मुरझा सकता है। तो उस वक्त कुछ प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो उस वक्त जो स्ट्रेस हो, चाहे वाटर स्ट्रेस हो या बाकी स्ट्रेस हो, उस वक्त वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्लांट को बचाते हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन्स। तो वो ग्रोथ प्रमोट नहीं करते बल्कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। सो
तो आप लिखो सम हार्मोन्स इनहिबिट और रिटार्ड और स्टॉप ग्रोथ इन प्लांट्स, inhibit or stop or retard growth in plants. फॉर एग्जाम्पल डार्मेंसी है ना, डार्मेंसी लीफ फॉल होता है, सेनेसेंस होता है, एब्सिशन होता है, तो उस वक्त ये हार्मोन रिलीज, तो ये ग्रोथ प्रमोट नहीं करेंगे, ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ इनहिबिटर्स, these are called as growth inhibitor. Inhibitor means which inhibits the growth, which stops or retards the growth. एग्जाम्पल आप ले लेंगे एब्सिसिक एसिड. एग्जाम्पल आप ले लेंगे क्या, एब्सिसिक एसिड. एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, एब्सिसिक एसिड. कितने आ गए, 1 2 3 4, अब रहा एक. तो इसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कभी प्रमोट ग्रोथ करते हैं, कभी इनहिबिट करते हैं. दे आर इन बिटवीन दीज टू. यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिटर है, यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर है. दे लाई बिटवीन टू. कभी वो प्रमोट करता है ग्रोथ, तो कभी वो इनहिबिट करता है ग्रोथ. सो दैट बिकम्स इन बिटवीन दीज टू. फॉर एग्जाम्पल दैट इज, है ना, आप लिखो दैट एग्जाम्पल यहाँ इथिलीन. इथिलीन लिखो आप. सम आप इस तरह लिखो, सम ग्रोथ हार्मोन्स दे आइदर प्रमोट ग्रोथ इन प्लांट्स और दे इनहिबिट ग्रोथ इन प्लांट्स. सो उनको हम क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कौन से ले लेंगे यहाँ पर, दैट इज इथिलीन. कभी कभी ये ऊपर की तरफ इसको रखेंगे उन 3 के साथ, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना, तो कभी हम इसको एब्स के इसके साथ जब हमें ज़रूरत पड़ेगी. ये तो हमने डिस्कस करना है. सो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स जो एक प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं. उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, चाहे ग्रोथ को एनहेंस करना हो, ग्रोथ को प्रमोट करना हो, ग्रोथ को स्टॉप करना हो, ग्रोथ को स्ट्रेस रिटार्ड करना हो, तो ये प्रोड्यूस होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज ग्रोथ. तो अब इनकी हिस्ट्री क्या है, किसने इनको डिस्कवर किया, या उनका रोल क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, तो ये कल हम ले लेंगे एक एक करके. तो इस वक्त क्लास का टाइम जो है ओवर हुआ है. सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.